Hello students. In previous class I taught you about kinds of noun and kinds of noun. मैंने कल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था नाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन. मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया था और कल हम लोगों ने कवर किए थे दो टॉपिक्स, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन की एक मेन बात ये होती है कि प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. जैसे कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो, अगर मैं अपना ही नाम लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखूंगी. जैसे विनीता सिन्हा. ये हमेशा ही कैपिटल लेटर से होगा. अगर मैं हिमालय लिख रही हूँ तो हिमालय जैसे कि एक प्रॉपर नाउन है तो वो भी हमेशा एच जो है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा. किसी का भी नाम हो, रोहन, इफ आई एम राइटिंग रोहन तो रोहन हमेशा कैपिटल लेटर से. बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि वो हमेशा अपना नाम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. तो स्मॉल लेटर से हमें अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है. चाहे वो हम सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना यूज करें, लेकिन हमेशा ही हम उसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का फिर से दे रही हूँ, आप ध्यान से देखना. He is a boy. His name is Rohan. Okay, I am writing. He is a boy. His name is Rohan. वह एक लड़का है, उसका नाम रोहन है. हालांकि मैंने ये रोहन बीच में लिखा, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग बीच में कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करते, लेकिन जब भी प्रॉपर नाउन होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस के मिडिल में ही क्यों ना हो. तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे जो कि प्रॉपर नाउन का एक मेन पॉइंट होता है कि हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है. तो आपको ये पता चला कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया है. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स. तो आज मैं सबसे पहले आपको कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन बताऊंगी. कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. हम लोग हिंदी में इसे समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन को इंग्लिश में हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन लिखेंगे. अ कलेक्टिव नाउन refers to a group of person, things or animals. तो कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा ही रेफर करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल भी आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स को रेफर करता है. तो मैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगी. सबसे पहले हम लोग पर्सन लेते हैं. कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव नाउन होता है, पर्सन में क्या आता है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें डायरेक्टर्स के ग्रुप को कहते हैं बोर्ड. तो ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हुआ. बोर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अ ट्रुप ऑफ डांसर्स. डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं ट्रुप. तो ट्रुप जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हुआ. उसके बाद अ कोर ऑफ सिंगर्स. यहाँ पर कोर, सिंगर्स के ग्रुप को कहा है हम लोगों ने कोर. अ कोर ऑफ सिंगर्स. तो सिंगर्स का जो ग्रुप हुआ वो कोर कहलाया. तो ये जितने भी वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, द वर्ड्स दैट आई एम अंडरलाइनिंग हियर, दीज ऑल आर कॉमन कलेक्टिव नाउन्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड जो वो कलेक्टिव नाउन है. ट्रुप ऑफ डांसर्स,
डांसर्स के ग्रुप को ट्रुप कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन है। अ कोर ऑफ सिंगर्स, ये सिंगर्स का जो ग्रुप है कोर बोलते हैं उसे, ये एक कलेक्टिव नाउन है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल दे करके इसे देखें तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। She is going with a troupe of dancers. वह एक ट्रूप ऑफ डांसर्स के साथ जा रही है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैंने अ क्यों यूज किया, जबकि ये तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे डांसर्स का ग्रुप है। फिर भी जब हम लोग मेनली एक ग्रुप के बारे में बात करें, वो ग्रुप एक समूह में आ जाता है, एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है, तो हमेशा ही हम उसके लिए ए का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, या हम लोग उसके आगे किसी और चीज का यूज नहीं करेंगे। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ कोर ऑफ सिंगर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, क्योंकि वो एक समूह में समूह एक हो जाता है, इसलिए हमेशा ही उसके पहले आर्टिकल द का, अ का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि कॉमन कलेक्टिव नाउन क्या हुआ। कॉमन कलेक्टिव नाउन पूरे समूह को जो भी इंडिकेट करता है, रेफर करता है, उसे हम कॉमन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा पर्सन के बारे में। अब मैं बताऊंगी आपको अब थिंग्स के बारे में। थिंग्स के ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं, वो भी कॉमन कलेक्टिव नाउन में आता है। थिंग्स का जो ग्रुप होता है वो भी। तो मैं अब आपको बता रही हूँ थिंग्स का ग्रुप, सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स ऑफ थिंग्स। तो ये सबसे पहले थिंग्स में हम लोग लिखेंगे। हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तो थिंग्स बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मैंने थिंग्स के बारे में आपको पिछले क्लास में भी बताई थी कि नाउन्स बहुत सारी थिंग्स को भी हम लोग नाउन बोलते हैं। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अ बंच ऑफ कीज। कीज के जो ग्रुप को, समूह को क्या बोलते हैं, बंच। ठीक है ना। कीज का जो भी समूह होता है, गुच्छा होता है, उसे हम बंच कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है, जो समूह होता है, उसे बुके बोलते हैं। कीज का जो गुच्छा होता है उसे बंच बोलते हैं। उसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। अ क्रेट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का जो, जिसे हम एक बास्केट में रख कर लाते हैं, जब भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग मार्केट जाते हो तो एक बास्केट में सारे फ्रूट्स रखे रहते हैं, तो वो जो एक समूह में फ्रूट्स रखे रहते हैं उसे कहते हैं क्रेट। अ क्रेट ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारे थिंग्स हैं आपकी। कीज जो है वो थिंग्स है, फ्लावर्स जो है वो थिंग्स है, फ्रूट्स जो है वो थिंग्स है। तो ये सारी चीजें, हर किसी का एक ग्रुप होता है, और ये सारे ग्रुप जो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, जैसे बंच, बुके, क्रेट। तो अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल में लिखूं तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूं, आई हैव अ बंच ऑफ कीज। आई हैव अ बंच ऑफ कीज, यानी मेरे पास एक चाबी का गुच्छा है, एक चाबी का गुच्छा है, बंच, जिसमें सारी चाबियां लगी हुई हैं। तो बंच जो हुआ वो कॉमन कलेक्टिव नाउन हुआ। अब उसी तरह मैं आपको समझाने जा रही हूँ एनिमल्स के ग्रुप के बारे में, एनिमल्स के कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। हर एक एनिमल का एक ग्रुप होता है जिसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे लायंस का ग्रुप होता है, तो लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। लायंस के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। उसी तरह एलिफेंट्स के ग्रुप को या काऊ के ग्रुप को कहते हैं अ हर्ड ऑफ काउस एलिफेंट्स। हर्ड कहते हैं काउस या एलिफेंट्स के ग्रुप को, प्राइड कहते हैं लायंस या टाइगर्स के ग्रुप को। उसी तरह अ स्कूल ऑफ
फिश। हम लोगों ने पानी में बहुत सारी मछलियां तैरती हुई देखी हैं। जब वो एक समूह बनाकर तैरती हैं तो उसे हम कहते हैं स्कूल। तो फिश के जो कलेक्टिव नाउन हुआ वो हुआ स्कूल। ये सारे कॉमन कलेक्टिव नाउन्स है जो कि हम लोग किसी एनिमल्स के ग्रुप के लिए यूज करते हैं। उसी तरह अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, एंट्स के जो ग्रुप हुआ उसको हम लोग कॉलोनी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि सारे एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं, सबके ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप्स को हम लोग कलेक्टिव नाउन की संज्ञा देते हैं। जैसे प्राइड है, हर्ड है, स्कूल है, कॉलोनी है, गैलेक्सी है, ये जितनी भी चीजें हैं उसे हम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स की संज्ञा देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप हर जगह देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे जिसे आप समझकर लिख सकते हैं कि क्या क्या आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये आप अपनी जानकारी जितनी ज्यादा ब्रॉड करेंगे उतनी आपकी जानकारी इस बारे में बढ़ेगी। तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा कि एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। किसी भी जानवर के, किसी भी व्यक्तियों के या किसी भी चीजों के ग्रुप को कॉमन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर काइंड्स ऑफ नाउन पे और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताने जा रही हूँ। अब मैं डिफाइन करने जा रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और इंग्लिश में इसकी परिभाषा क्या है। अब मैं आपको इसका डिफिनेशन लिखाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। An abstract noun refers to an idea or general quality which we can't see, hear, smell or touch but we can feel। ये इसका definition हुआ। An abstract noun refers to an idea or general quality which we can't see, hear, smell or touch but we can feel। An abstract noun उसको रेफर करता है, उस आइडिया को और जनरल क्वालिटी को जिसे कि हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसे अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। यानी ये हमारी सडन फीलिंग्स है, ये हमारे अंदर की फीलिंग्स है, हमारा भाव है और इसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में हम लोग जानते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड। ये सारी चीजों को आपने बचपन को देखा नहीं, आपने दुख को देखा नहीं, तकलीफ को देखा नहीं, खुशी को देखा नहीं, लेकिन हम इन सब चीजों को फील करते हैं। तो हम लोग जब इसका एग्जाम्पल्स देंगे तो ये जरूर लिखेंगे एग्जाम्पल्स में जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, लव, एंगर। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कि हम लोग जानते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हो गए हमारे जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, लव एंड एंगर। तो ये आपने देखा, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, लव, एंगर। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब मैं कुछ
आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ सेंटेंसेस में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आवर देखा आपने, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आवर फ्रेंडशिप इज एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, यानी हमारी दोस्ती सबके लिए एग्जाम्पल है। तो फ्रेंडशिप, यहाँ पे जो फ्रेंडशिप हुआ, फ्रेंडशिप जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग दोस्ती को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो इस सेंटेंस में मैंने आपको दिखाया कि फ्रेंडशिप को यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, और हम इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी चीजें, भाव जितने भी होते हैं वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, शी इज जम्पिंग विथ जॉय, तो वो खुशी से उछल रही है। तो यहाँ पे जॉय यानी खुशी को हम लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, हम लोगों ने उसे टच नहीं किया, स्मेल नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उसे फील किया। तो ये जॉय जो है यहाँ पर वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझाया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन आपको बताया। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया और जनरल क्वालिटी विच वी कांट सी, हियर, स्मेल और टच बट वी कैन फील। ये हमारी अंदर की जो क्वालिटी है, हमारी सडन फीलिंग है, हमारी जो आइडियाज हैं जिसे कि हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं, फील कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, लव एंड एंगर। तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब मैंने 4 काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट नाउ आई हैव डिफाइंड abstract noun. Now I am going to define the last one, the last kind of noun, and that is material noun. अब हम लोग लास्ट काइंड्स ऑफ नाउन पे आते हैं और ये है मटेरियल नाउन। अब ये है मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले अब हम लोग मटेरियल नाउन का डेफिनेशन जानेंगे। आपका डिफिनेशन हो गया मटेरियल नाउन का। अ मटेरियल नाउन इज रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसे काउंट नहीं किया जाता है, इट इज अनकाउंटेबल। तो ये एक इसका मेन पॉइंट होता है, इट इज अनकाउंटेबल, इसे हम लोग गिन नहीं सकते। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हो गए वुड, आयरन, ग्लास, कॉपर, ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके मटेरियल नाउन के। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखा, वुड को हम लोग गिन नहीं सकते, आयरन को हम लोग गिन नहीं सकते, ग्लास को गिन नहीं सकते, कॉपर को गिन नहीं सकते, लेकिन इनसे बनी हुई जितनी चीजें होती हैं उसे हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल हो जाती हैं। ये सारी अनकाउंटेबल चीजें हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। लेकिन जब इनसे जो चीजें बन जाती हैं, जब थिंग्स इनसे बन जाते हैं, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने समझा, मटेरियल नाउन इज रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड,
जिससे चीजें बनी हुई होती है, इट इज अनकाउंटेबल, इन्हें हम गिन नहीं सकते। और एग्जाम्पल्स में मैंने दिया वुड, आयरन, ग्लास, कॉपर। अब जैसे मैं इसे एक सेंटेंस से आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आपको कोई कहे कि इसमें आप पहचानो कि मटेरियल नाउन कौन सा है, तो आप क्या करोगे? आप किसे मानोगे कि मटेरियल नाउन है? तो मैं बताऊंगी आपको, मटेरियल नाउन वो वुड, यानी कि वुड जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, बट इससे बनी हुई क्या चीज है? चेयर। इससे कौन सा नाउन बना? चेयर। और चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जिन चीजों से, जिससे चीजें तैयार की जाती हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन की संज्ञा देते हैं। जैसे अब आप कह सकते हैं पेपर, दिस काइट इज मेड ऑफ पेपर। यहाँ पर पेपर जो हुआ वो मटेरियल नाउन हो गया, वुड जो है वो मटेरियल नाउन हो गया। ये सारी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बट जब इनसे चीजें तैयार हो जाएंगी, काइट जब तैयार हो जाएंगे, सारे काइट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। वुड से चेयर्स तैयार हो जाएंगे, वुड्स तो हम लोग वुड को तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन चेयर्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए आप तरह से आपने समझा कि ये सारे जितने भी हैं ये मटेरियल नाउन्स के उदाहरण हैं। मटेरियल यानी चीजें, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें आप शुगर, ऑयल, ये सारे आपके आ सकते हैं। शुगर भी आपके आ सकते हैं, शुगर से बहुत सारी, शुगर अनकाउंटेबल है, ठीक है। बट हम लोग उससे जब चीजें बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, वी कैन मेक कॉफी, टी, एनीथिंग वी कैन मेक फ्रॉम शुगर। तो शुगर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। तो ये सारी चीजें जो हो गई, ऑयल हो गए, ये सारे, मिल्क हो गए, ये सारे आपके मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। तो अब तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। आज मैं इस चैप्टर को क्लोज करने जा रही हूँ। मैंने 2 चैप्टर्स, 2 दिनों में आपको अच्छे से पढ़ाया कि नाउन क्या है, डेफिनेशन ऑफ नाउन मैंने बताया, काइंड्स ऑफ नाउन मैंने बताया, मैंने सारे काइंड्स को डिफाइन किया अच्छे से। तो अब उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग आइंदा इस चैप्टर को कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी आपसे आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा तो आप उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग भागों में कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा आपका कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया है। तो अगली क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, बहुत सारे मॉडल पेपर्स तैयार करूंगी और उनको आपसे सॉल्व करवाऊंगी, आपको बताऊंगी सॉल्व करके कि आप कैसे उसको आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे, कैसे आप उसको समझ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं एसके साइंस क्लासेस पर। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।